जय हिंद दोस्तों। छत्तीसगढ़ पीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है आज और इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही रेलेवेंट हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं, यहाँ जितने भी पीवाईक्यूज डिस्कस होने वाले हैं और जो भी सोर्सेज कवर होने वाले हैं, इसके अलावा जो भी एनसीईआरटीज हैं और जो जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी यूपीएससी के सारे पेपर और स्टेट पीसीएस के, वो सब कुछ हमारे बैच में कवर्ड है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप कुछ बेसिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो आप तरीका जानते हो, वीडियो पोस्ट करना है देन आगे बढ़ना है। ये पहला क्वेश्चन है और हिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे। इसमें आपसे कह रहे हैं कि खजुराहो वाज द मेन सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ विच टाइम पीरियड। किस टाइम पीरियड में खजुराहो मेन सेंटर ऑफ आर्ट था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है चंदेल पीरियड, मुगल पीरियड, गुप्त पीरियड और मौर्यन पीरियड। तो बड़ा ही आसान सवाल है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन है चंदेल पीरियड। और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया खजुराहो टेम्पल किन्होंने बनवाया, तो चंदेल राजाओं ने। तो ये कंप्लीट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो एग्जाम में ही पूछे गए, जो आपसे दोबारा पूछे जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो सीएपीएफ 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि कंदारिया महादेव के बारे में कौन सी बात सही है, करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि ये टाइटल, पहला कह रहे हैं शिवा टेम्पल है जो कि एलिफेंटा में है। दूसरा ये कि भट्टी के द्वारा लिखी गई एक बुक का नाम है। तीसरा ये कि चंदेल किंग की कैपिटल थी। और चौथा खजुराहो के एक मंदिर का नाम है। बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए इसका सही आंसर डी है। कंदारिया महादेव असल में एक मंदिर का नाम है जो खजुराहो में स्थित है। बहुत ही फेमस टेम्पल है ये। 11वीं सेंचुरी में चंदेल रूलर्स के द्वारा बनाई गई है और भगवान शिव को समर्पित है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं। पहला जो कह रहे हैं शिवा टेम्पल एट एलिफेंट, देखिए एलिफेंटा में नहीं है ये, एलिफेंटा केव्स में ये टेम्पल नहीं है जो कंदारिया महादेव के नाम से है, ये है खजुराहो में। दूसरा कह रहे हैं भट्टी, देखिए भट्टी के बुक का नाम भट्टी काव्य है। ठीक है, भट्टी ने जो बुक लिखी है वो भट्टी काव्य है, न कि कंदारिया महादेव। और चंदेल किंग की जो कैपिटल है वो खजुराहो थी, ना कि कंदारिया महादेव। जैसा कि हमने पढ़ा ये, तो खजुराहो थी। तो तीसरा भी गलत है और चौथा सही है। कौन से स्टाइल का आर्किटेक्चर होगा, आप ये समझ ही सकते हो, नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर होगा। देन ये क्वेश्चन देखो सिविल सर्विस में पूछा गया था, नॉट करेक्ट आपको बताना है, यानी गलत वाला बताना है। पहला कह रहे हैं जो गोमतेश्वर में स्टेचू है श्रवण बेलगोला में, ये लास्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा ये कि जो इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा ये कि जो खजुराहो टेम्पल है ये चंदेल रूलर्स ने बनवाया। और चौथा ये कि जो होयसलेश्वर का टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। देखो इसमें जो गलत है वो कौन सा है, जो पहला है वही गलत है। पहला इसलिए गलत है ना क्योंकि जो गोमतेश्वर की स्टेचू है बाहुबली को रिप्रेजेंट करती हैं, वो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभ नाथ जी के सन थे, ना कि ये लास्ट तीर्थंकर थे। लास्ट तीर्थंकर तो महावीर जी हैं, तो इस वजह से पहला गलत है। इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनेस्ट्री। और जो खजुराहो टेम्पल आप जानते हो चंदेल राजाओं ने बनाया है। और होयसलेश्वर का टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। तो बी सी डी ये सही है और हमें गलत पूछा गया है, तो गलत वाला कौन सा है यहाँ पे, गलत वाला ऑप्शन ए है। तो ये कुछ क्वेश्चन है और ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं पेपर में। देन ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपको करेक्ट बताना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में। पहला कह रहे हैं इट वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायसराय लॉर्ड रिपन। दूसरा ये इसने रिपील करा लिटन ने। तीसरा इसे गॉजिंग एक्ट कहते हैं। चौथा ये कि ये जो लॉ है ये इनेक्ट किया गया ताकि गवर्नमेंट एक्शन ले सके अगेंस्ट वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर मतलब लोकल न्यूज़पेपर, स्पेशली अमृत बाजार पत्रिका। मतलब ये कहना चाह रहे हैं इस लॉ को इसलिए पास किया गया क्योंकि जो लोकल लेवल में लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छापे जा रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा सके, खासतौर से अमृत बाजार पत्रिका के खिलाफ। तो अगर आप हमारे YouTube के रेगुलर व्यूअर हैं, लास्ट ईयर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को देखा है तो ये बीपीएससी की हमने एनालिसिस की थी। मैं एक बार आपको कंप्लीट पेपर दिखाना चाहता हूँ ताकि और भी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। तो ये आप देखो 69 बीपीएससी की एनालिसिस की थी मैंने ही। और ये पहला क्वेश्चन था, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया था कि किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे सवाल करवाए थे, आप देख सकते हो। फिर उन्होंने पूछा था स्तूप चैत्य विहार के बारे में, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, और बाबर के बारे में पूछा गया था कि किस चीज़ को लेकर ये शुरुआत करते हैं, जो कि ऑब्वियसली सिविल सर्विस का पीवाईक्यू था। देन फाहियान वगैरह के बारे में पूछा गया था, ट्रेवलर पे अक्सर सवाल आते हैं। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के बारे में भी सवाल था। देन इसके बाद चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और विशाखा दत्त के बारे में क्वेश्चन था कि ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं।
और इसी में अगर आप देखो तो जब हम आगे बढ़ते हैं वुड डिस्पैच के बारे में, देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में क्वेश्चन है। और इसमें देखो आप 3 स्टेटमेंट दिया गया था। पहला कह रहे थे कि ये लॉर्ड लीटन ने इनेक्ट करा, दूसरा इसे रिपील करा रिपन ने। तो आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट सेम है। दूसरा कहा था कि ये गोजिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि रिपन और लिटन इनमें आप कंफ्यूज हो गए, तो इसे रिपन द गुड कहते हैं क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं कंपेरेटिवली टू द अदर वायसरायज। जैसे क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई रिपन के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया और भी कुछ चीज़ें हुई। बट जो लिटन है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आता है, या यूं कहें कि इसके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। तो इस वजह से जैसे आप 3 को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे रिपील, हाँ ये तीसरा सही है ना, क्योंकि रिपन नहीं रिपील करा तो सही है, और इनेक्ट करा था लिटन ने, तो पहला और तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है। गेजिंग एक्ट का मतलब जो न्यूज़पेपर को गैज कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। देन आप देखो हमने CAPF पे क्वेश्चन करा था, तो ये सारा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जीवन में कभी भी आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 2 स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, यानी जो इंडियन प्रेस है, जो भारत का प्रेस है, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में फेल हो जाते हैं। दूसरा ये कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का, ये लिटन ने इंट्रोड्यूस करा और ये करा था खुद के ही लॉ मेंबर के खिलाफ जाकर। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ में से, और करेक्ट क्या है, दूसरा सही है, पहला गलत क्यों है, क्योंकि इंडियन न्यूज़पेपर कंप्लीटली फेल नहीं होती हैं, इस चीज़ में आप पढ़ भी सकते हो। और ये दूसरी वाली बात सही है, खुद के लॉ मेंबर के खिलाफ जाकर ये पास करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो बेसिकली इंडियन प्रेस को गेज करने के लिए लाया जाता है, इसलिए गेजिंग एक्ट कहते हैं। और ये क्रिटिकल बन जाता है कॉलोनियल पॉलिसीज़ का। और यही आप देखो कि जितने भी प्रिंटर्स वगैरह हैं, जो भी पब्लिशर हैं, जो लोकल भाषाओं में न्यूज़पेपर को छापने का काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भी किसी भी वक्त में जाकर उनके प्रिंटर्स वगैरह छीने जा सकते हैं, या यूँ कहें कि रेस्ट्रिक्ट किया जा सकते हैं न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन को। तो ये मेजर बात थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और ये इसका रीज़न भी आप बखूबी समझते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिक्स छापे जा रहे थे, या जो भी क्रिटिकल पॉलिसीज़ का विरोध किया जा रहा था या क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, उस चीज़ को रोका जा सके। सिविल सर्विस में पूछा गया किसके टाइम पे ये ख़त्म हो जाता है, तो रिपन के टाइम पे, ठीक है। और फिर ये देखो JKPCS में ही पूछा गया था, तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को रोकने के लिए ये लाया जाता है, रिस्ट्रेन करने के लिए। फिर वेस्ट बंगाल PCS में ही पूछा गया। तो आप देख सकते हो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। फिर मैंने ये आपको लिख लिख के याद करवाया था। 1878 में आता है, लिटन लेके आते हैं, लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, यानी जो लोकल भाषा के न्यूज़पेपर हैं, उन्हें पब्लिश करने, उन्हें रोकने के लिए बेसिकली ये एक्ट लाया जाता है। और गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है कि वो कन्फिस्केट कर लें, यानी जब्त कर लें प्रिंटिंग प्रेसेस को, जो भी उन्हें सेडिशियस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद टारगेट वही वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को किया जा रहा था। और 1882 में, यानी देखो 4 साल के बाद, रिपन आते हैं और इसे रिप्रेस कर देते हैं, इस लॉ को रिप्रेसिव बताकर निरस्त कर देते हैं। तो ये कुछ बातें थी। और अब इसका भी मैंने वो इमेज लगा दिया ताकि जब आप PDF से रिवाइज करें, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको ये सवाल भी देखने को मिले। फिलहाल इसका आंसर क्या है, तो बड़ा ही आसान है ये। तो देखो रिपन के टाइम पे लाया गया नहीं, रिपन के टाइम पे तो अबोलिश किया गया था। तो दूसरा जो कह रहे हैं कि लिटन के टाइम पे रिपील किया गया, नहीं, ये रिपन के टाइम पे रिपील किया गया था। तो पहला और दूसरा स्वैप कर दिया गया है, तो दोनों गलत हो जाते हैं इस वजह से। और करेक्ट आपको बताना, जैसे ही आप पहला एलिमिनेट करोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा, ओनली 3 और 4। इसे गेजिंग एक्ट भी कहते हैं, और गवर्नमेंट का जो एक्शन है अगेंस्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इस चीज़ के लिए इस लॉ को इनेक्ट किया जाता है। तो ईजी क्वेश्चन है, PYQ बेस्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और धोलावीरा। तो अभी रिसेंटली समग्र की जो न्यू अपडेट्स आई हैं, उसमें मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी यूट्यूब पे, और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने NCERT पूरा समझा, हमारा खुद का भी नोट्स है समग्र बैच का, जो हमने वेरियस सोर्सेज को कंपाइल करके बनाया है। और इसी में आप देखो तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी रिसेंटली CAPF का पेपर कंडक्ट हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ईयरली हड़प्पन लेवल, वर्ड पे फोकस करो, ईयरली हड़प्पन लेवल पे प्लोड फील्ड यानी वैसे खेत जो ऑलरेडी प्लोड हैं, उनके कहाँ से एविडेंस देखने को मिले, जिसमें 2 सेट ऑफ फरो हैं जो इस तरह से राइट एंगल पे कटते हैं, इस तरह से, है ना, 2 सेट ऑफ फरो हैं। और इसमें आपको बताना है, मतलब इसमें बेसिकली ये साबित हो रहा था कि 2 क्रॉप एक साथ उगाए जा रहे थे। आज से 5000 साल
पुरानी सभ्यता इतनी उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग कर रही हैं कि जिसमें 2 फसलों को एक साथ उगाया जा रहा है। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कुणाल और कालीबंगन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, कालीबंगन। अब एक चीज़ और समझ लो बहुत अच्छे से, जब हम प्लो की बात करते हैं, ये तो खैर गलत ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो आयरन के प्लो ये नहीं यूज़ कर रहे थे, है ना, टेराकोटा के हल ये यूज कर रहे थे। इसके बाद आप देखो ये क्वेश्चन, तो इन्होंने पूछा कि प्लो डिस्कवर्ड, मतलब आपको ये बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट में टेराकोटा मॉडल का प्लो मिला, हल मिला। धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी या बनवाली। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कालीबंगन, नहीं, ये गलत है। इसका सही आंसर बनवाली है। बनवाली में प्लो मिले, प्लो के एविडेंस मिले टेराकोटा मॉडल के, बट जुते हुए खेत, प्लोड फील्ड कालीबंगन में मिले। बहुत अलग अलग बातें हैं। फिर ये क्वेश्चन हमने देखा, फिर आप ये क्वेश्चन देखो, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। तो आप समझ गए होंगे जो क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे सीआईएसएफ में भी पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, बनवाली। तो ऐसा कोई सवाल है आप ही बताओ इन फाइल को देख करके जो पीवाईक्यू में ना पूछा गया हो, मतलब इन टॉपिक्स में या रिपीटेड थीम में, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर आप ये देखो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनवाली। दूसरा कह रहा है प्लोड फील्ड के एविडेंस मिले कालीबंगन में जो मैच्योर फेज से जुड़े हुए थे। नहीं, ईयरली फेज में ही ये, मतलब स्टार्टिंग में ही ये खेतों को जोत रहे थे इस तरीके से जिसमें 2 फसलें लगाई जा सकें। और तीसरा कह रहे हैं प्लोड फील्ड एट कालीबंगन है 2 सेट ऑफ फरो क्रॉसिंग एट राइट एंगल, वही जो मैंने आपको बात अभी बताई। तो दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। और ये एनसीईआरटी से उठाया गया है क्वेश्चन, हमने थीम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा है और वहाँ से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो आप बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कालीबंगन है और इसका भी आंसर कालीबंगन ही है। अगर मैं यहाँ पे एविडेंस ऑफ प्लो कर दूं या टेराकोटा प्लो कर दूं तो आंसर कुछ और होगा, तो आंसर बनवाली होगा। बनवाली और चोलिस्तान में ये प्लो के मॉडल देखने को मिले हैं, बट प्लोड फील्ड जो है वो कालीबंगन में देखने को मिला है। सो आई होप अब आप क्लैरिटी समझ पा रहे हो किस तरीके से एक्चुअल में हम इन चीज़ों को पढ़ पाते हैं या रिवाइज कर पाते हैं। हाँ, ये देखो प्लोड है ना टेराकोटा मॉडल, तो ये बनवाली में है। मैंने कई बार रिपीट किया कि फैक्चुअल चीज़ें हम भूल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है ये। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तिलक मंजरी। तिलक मंजरी बुक के ऑथर कौन है, धनंजय, धनपाल, धनिक और पद्मगुप्त। मगर ये पीवाईक्यू में पूछा गया, सीएपीएफ में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, पर इनका नाम था। और ये जब इन्होंने बुक्स पूछा ना, तो बुक्स के ऑथर का नाम नहीं पूछ करके स्ट्रेंजली किस फील्ड से जुड़ा है वो पूछा इन्होंने। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें 3 स्टेटमेंट हैं और 3 टेक्स्ट के नाम हैं और बताना वो किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तिलक मंजरी मैथमेटिक्स से, निघंटू मेडिसिन से और जानकी हरण लॉजिक से। असल में यहाँ पे सिर्फ दूसरा सही है, जो निघंटू है ये मेडिसिन से है। तो ये धन्वंतरी निघंटू के नाम से जाना जाता है और जैसा कि आप जानते हो धन्वंतरी जी का मेडिसिन की फील्ड में कितना अहम योगदान है। तो धन्वंतरी ने लिखा है निघंटू और इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह के बारे में बताया गया है और एंशियंट टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा एडवांस थी मेडिकल के फील्ड में। आप जानते हो इंडिया हमेशा से मेडिकल फील्ड में काफ़ी आगे रहा है। अगर आप पास्ट के ट्रीटाइजेस पढ़ोगे, खासतौर से सुश्रुत संहिता, मतलब प्लास्टिक सर्जरी एंड एसोसिएटेड थिंग, काफ़ी सालों पहले ही हमारे इंडिया में चल रही थी। तो इसी में धन्वंतरी जी का नाम आता है और ये निघंटू के नाम से ये बुक है ना। तो दूसरा जो है ये सही है। और अगर दूसरा सही है और तीसरा देखो जानकी हरण, अगर आप ये सोच पाओ थोड़ा कि जानकी हरण में जो जानकी जी हैं वो माता सीता का नाम है और हरण आप समझ रहे हो रावण ने हरण करा था माता सीता का, तो वो लॉजिक से जुड़ा हुआ नहीं है, रिलीजन से आप कह सकते हो टिल्टेड है, रिलीजन की तरफ। तो तीसरा जो है वो गलत है। अगर तीसरा गलत है तो एक ही एलिमिनेट हो रहा है और दूसरा सही है, तो बी होगा यहाँ पे आंसर। तिलक मंजरी क्या मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है? नहीं, तिलक मंजरी मैथमेटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक तरह का गद्य काव्य है और ये एक फिक्शनल नैरेटिव है जो लव, एडवेंचर, ह्यूमन साइकोलॉजी इन चीज़ों से डील करता है और ये इंस्पायर है बाण भट्ट की कादम्बरी के साथ। तो यहाँ पे देखो बात कुछ ऐसी है कि ये लिखा है धनपाल ने। अभी के लिए आप अच्छे से इसे समझ लो, है ना। ये दोबारा भी रिपीट होगा, मैं श्योरली कह सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इनका पैटर्न। वो बुक से पूछते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 सालों से हम इसी चैनल पे एनालिसिस भी कर रहे हैं। आप देख लो हर हिस्ट्री पेपर में जब भी एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल आए हैं तो बुक्स, टेक्स्ट, इनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। तो बात कुछ ऐसी है कि जो धनपाल है ये पोएट है और ये किंग भोज के दरबार में
काम करते थे। और एक बार की बात है कि जो धनपाल है वो राजा भोज को कहानी सुना रहे थे और अपनी जो बुक है उनके एक्सप्लेनेशन को समझा रहे थे राजा भोज को। पर राजा भोज ने कहा कि कुछ बातें आपको इस बुक में चेंज करनी चाहिए और इसमें रिलीजन के एलिमेंट्स को भी ऐड करना चाहिए। तो इस बात से सहमत नहीं होते हैं धनपाल जी और ये कहते हैं कि ये मेरे कॉन्साइंस के खिलाफ होगा। मतलब मैं जिस तरीके से सोचता हूँ या रिलीजन को देखता हूँ उसमें मुझे इस बुक में एडिशन करने की नीड नहीं लगती। तो इस बात को लेकर जो राजा साहब हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें दरबार से हटा दिया जाता है और इनके बुक को आग में डाल दिया जाता है। तो इनकी बुक्स तो जल जाते हैं। अब ये घर जब आते हैं तो काफ़ी उदास रहते हैं। तो इनकी बेटी का नाम होता है तिलक मंजरी, जो कि टेक्स्ट का भी नाम है। और तिलक मंजरी जी पूछती हैं इनसे, धनपाल जी से, कि आप क्यों उदास हैं पिताजी। तो उस टाइम पे धनपाल बताते हैं कि इस तरह की स्टोरी हुई, मतलब मेरे बुक को आग लगा दिया गया है। तो उस टाइम पे तिलक मंजरी कहती हैं कि आपको स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, मुझे सारी बुक वर्बेटिम याद है। और वो लिखना शुरू करते हैं धनपाल जी और उनकी जो बेटी है वो सारी वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट टेक्स्ट को सुनाती हैं। तो इसी वजह से मतलब जो उनके सालों की मेहनत है बर्बाद नहीं होती है और उस बुक को दोबारा लिख लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, आप कह सकते हो कि एक ऐसा मैसेज दे रही है कि जो नॉलेज है वो सुप्रीम होती है ना, नॉलेज जो है वो सुप्रीम होती है और नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं होता। इसी चीज़ को दिखाने के लिए बेसिकली स्टोरी है, ठीक है। और ये विक्रम संवत 1084 की घटना है, तो बहुत ही पुराना टाइम पीरियड है। तो इसका जो आंसर है वो पहला आप देख रहे हो गलत है। और दूसरा निघंटू मैंने बता ही दिया, मेडिसिन से जुड़ी हुई। किसने लिखा है? ये धन्वंतरी ने। ये नाम याद रख लेना कि किन्होंने लिखा है। और जानकी हरण जो है ये किन्होंने लिखा है? तो ये कुमार दास ने लिखा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, जो जानकी हरण है ये कुमार दास ने लिखा है। और ये किनसे डील करता है? तो रिलीजियस एलिमेंट से डील करता है, बेसिकली जो रामायण है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तिलक मंजरी वाले बुक टेक्स्ट में धनपाल होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड बाय कुमारिल भट्ट बट नॉट एक्सेप्टेड बाय प्रभाकर? तो कुमारिल भट्ट ने तो एक्सेप्ट करा है बट प्रभाकर ने नहीं एक्सेप्ट करा है। टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन या नॉन परसेप्शन? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दोनों ही पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं। हमने पढ़ा है ना इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के बारे में। तो दोनों ही पूर्व मीमांसा फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं। और जो प्रमाण के बारे में कुमारिल भट्ट ने बताया, 6 तरह के प्रमाण की बात इन्होंने करी है। कौन कौन से हैं वो? पहला प्रत्यक्ष, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। दूसरा प्रमाण है इन्फेरेंस, इन्फेरेंस यानी अनुमान। तीसरा है उपमान यानी कंपैरिजन। और चौथा है यहाँ पे टेस्टिमनी, ठीक है। टेस्टिमनी यानी शब्द। और पोस्टुलेशन है यानी अर्थपत्ति, पोस्टुलेशन। और छठा है यहाँ पे नॉन परसेप्शन, जिसे अनुपलब्धि कहते हैं, यानी किसी चीज़ का अनुपलब्ध होना। उपलब्ध यानी प्रेजेंट होना, अनुपलब्ध मतलब नॉन प्रेजेंट होना। तो इसे नॉन परसेप्शन या नॉन प्रेजेंट कहते हैं। तो स्टार्टिंग के नॉन परसेप्शन, तो स्टार्टिंग के जो 5 हैं ये प्रमाण कुमारिल भट्ट ने भी एक्सेप्ट करे हैं और प्रभाकर ने भी एक्सेप्ट करे हैं। बट जो लास्ट वाला, ये 6th वाला अनुपलब्धि, ये प्रभाकर ने नहीं एक्सेप्ट करा है। क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, ये जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफीज़ हैं ये कुछ फिलोसॉफी, साइंस, रीजनिंग पे भी बेस्ड हैं। तो अगर कुमारिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, कुमारिल भट्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुपलब्धि के केस में खास तौर से, तो ये इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये इसके लिए सेपरेट प्रमाण की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो आपने टेबल में देखा कि यहाँ पे कोई बुक नहीं है, तो ये क्या कुमारिल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे? कुमारिल का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि जब आपने टेबल पे देखा, ऑब्जर्व करा, तो आपको ये समझ आ रहा है कि इसमें अनुपलब्धि रिक्वायर्ड है, यानी बुक प्रेजेंट नहीं है टेबल में, तो हम कह रहे हैं देयर इज नो बुक। बट प्रभाकर ने क्या लॉजिक दिया, अगर आप थोड़ा इसमें ध्यान से समझो तो देखो, इन्होंने ये कहा कि अनुपलब्धि अननेसेसरी है। अगर हम टेबल में क्लियरली देख रहे हैं कि बुक नहीं है, तो आपको ये सिंपली परसीव हो रहा है कि टेबल इज बुकलेस। तो इसमें ये ऑलरेडी ऑर्डिनरी परसेप्शन के थ्रू हो जा रहा है, अलग से इसमें प्रमाण की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कुमारिल ने यहाँ पे ये कहा कि सेपरेट प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट करा अनुपलब्धि को। बट प्रभाकर ने कहा कि जो एब्सेंस है ये डायरेक्टली परसीव हो जा रहा है, तो अलग से अनुपलब्धि रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो नॉन परसेप्शन होगा। टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन, ये सब चीज़ें तो दोनों ने ही एक्सेप्ट करा है कि ये नॉलेज का सोर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ कनिष्क कोर्ट हैज बीन कॉल्ड द इंडियन आइंस्टीन। तो ये इजी क्वेश्चन है। इंडियन आइंस्टीन नागार्जुन जी को कहते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आपको नागार्जुन की फिलोसॉफी के बारे में बताया है। जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है ना, उसी तरह से नागार्जुन ने शून्यवाद की फिलोसॉफी दी है ना। कई बार CAPF और बाकी एग्जाम से पूछा गया, हमने भी कई बार डिस्कस करा है चैनल पे। तो नागार्जुन की शून्यवाद की फिलोसॉफी क्या है वो मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। बट ये क्वेश्चन आप देखो जो पूछा गया है पहले कि कौन कनिष्क के दरबार में थे, तो यहाँ भी कनिष्क से एसोसिएट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन थे? अश्वघोष भी हैं, नागार्जुन भी है, वसुमित्र भी हैं। चाणक्य नहीं, चाणक्य तो गुप्त डायनेस्टी में थे ना, तो इस हिसाब से चौथा हटा दो आप, बाकी तीनों सही है। वसुमित्र आप जान ही रहो, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे थे, है ना। ये देखो आप, हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था नागार्जुन 2nd 3rd सेंचुरी के बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं और इन्होंने माध्यमिका स्कूल को प्रपाउंड करा है। माध्यमिका स्कूल, या इसे ही हम कहते हैं माध्यमिका स्कूल, या फिर हम शून्यवाद की फिलोसॉफी इसे कहते हैं। तो शून्यवाद क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस। और शून्यवाद जो है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, शून्य मीन्स एम्प्टी, और शून्यवाद यानी वो डॉक्ट्रिन जो ये कहती है कि ऑल थिंग्स आर एम्प्टी। तो यहाँ पे कोर आइडिया क्या है? नागार्जुन बुद्धिस्ट की टीचिंग फिलोसॉफी को कंबाइन करते हैं और ये बताते हैं कि कोई भी चीज़, इनफैक्ट सारी ही चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं ओनली बिकॉज ऑफ कोजेज एंड कंडीशन। जैसे मान लो एक ट्री है, अब ट्री अगर है दैट मीन्स सीड भी रहा होगा, सॉइल रहा होगा, वाटर रहा होगा। अगर हम कंडीशंस को हटा दें, इन कंडीशंस को हटा दें, सीड को हटा दें, तो ट्री भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी साइंटिफिक थ्योरी दी है। एंड देन ये रियलिटी को बताते हैं 2 लेवल में। एक होता है व्यवहारिक सत्य, जिसे हम कन्वेंशनल ट्रूथ कहते हैं। अभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, इसलिए मुझे ये डिटेल में थोड़ा पढ़ाना पड़ रहा है। एक होता है ये कन्वेंशनल ट्रूथ, यानी जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रही है वो कन्वेंशनल ट्रूथ है, व्यवहारिक सत्य है। दूसरा होता है अल्टीमेट ट्रूथ, एज पर हिम, एज पर नागार्जुन, अल्टीमेट ट्रूथ, जिसे परमार्थिक सत्य कहते हैं हम, कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एम्प्टी ऑफ फिक्स्ड एग्जिस्टेंस, फिक्स्ड एसेंस। कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, देन फिर उसका फाइनल आउटपुट देखने को मिला होगा। ठीक है, हाँ, बट ये जरूर समझ लेना कि शून्यवाद निहिलिज्म नहीं है। ठीक है, निहिलिज्म तो ये कहता है ना कि नथिंग एग्जिस्ट, बट नागार्जुन ने ये नहीं कहा कि नथिंग एग्जिस्ट, उन्होंने ये कहा कि नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कुछ भी बिना किसी कॉज के एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कहा है नागार्जुन जी ने। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिल्ट अ डैम एंड कैनाल्स ऑन द तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर में किन्होंने एक डैम और कैनाल्स बनवाए। तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। मतलब कुल मिलाकर ये काफ़ी बड़ा डैम वगैरह बनाया गया है और ये बनाया है कि इन्होंने देवराय फर्स्ट ने। तो आंसर यहाँ पे ए है। और यही सेम ही सवाल है कि विजयनगर एम्पायर के किस रूलर ने डैम और कैनाल्स बनाए तुंगभद्रा रिवर पे, है ना, ये आप पढ़ लो। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आंसर देवराय फर्स्ट ही होना चाहिए। तो ये PYQ है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है हिस्ट्री के जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इन वीडियो लेक्चर से हेल्प मिल रही होगी। आप अपने राय अथवा सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ PCS की एनालिसिस हमने की थी 2025 में भी, तो उस वीडियो को भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। गांधार के बारे में पूछा था इन्होंने कि कौन सा आर्ट है, तो मैंने आपको बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। तो यही हमारी बैच या फिर यूट्यूब वीडियोज़ की खास बात है कि सारे क्वेश्चन हम लिंक करके पढ़ते हैं। देन ये क्वेश्चन था कि 2 ग्रेट लीडर जिन्होंने नेपाल एस्केप कर लिया 1857 के रिवोल्ट में। फिर ये क्वेश्चन था जो देवराय सेकंड के बारे में पूछा गया था। तो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन ये पूछते हैं। देन जगत गुरु का टाइटल किन्हें दिया गया था, तो कई बार ये पूछा गया है। फिर ये आप देखो लिच्छवी दोहित्र के बारे में कि सन ऑफ द डॉटर ऑफ लिच्छवीज, तो किस गुप्त रूलर को कहते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उस टाइम भी, है ना। इनका लेवल काफ़ी अच्छा है जो आने वाले एग्जाम से भी रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।